एमसीडी के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ओखला में बहुत सारे लोगों ने बिल्डिंगों के जो हाइट्स हैं उसको काफ़ी ऊपर बना रखा है, उन पे भी ये बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जय हिंद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज रियल कॉज एनजीओ के मालिक कामरान सिद्दीकी मौजूद हैं। आपने देखा होगा कामरान सिद्दीकी कई बार चर्चा में रहे, चाहे वो बाबा रामदेव को स्याही लेकर के हो या कई बार ओखला में लोगों की घरों को बचाने का मामला हो, लेकिन इस बार ये चर्चा में इसलिए है कि घर तोड़वाने पे लगे हुए हैं। क्या कामरान साहब, लोगों की रिहाइश और सुकून की ज़िंदगी आपको रास नहीं आती? लोग आरोप लगा रहे हैं आप पर। जी, मैंने आज तक किसी के घर के खिलाफ कुछ नहीं करा, बल्कि जहाँ डेमोलिशन होती है या जहाँ गरीबो गरबा के मकान होते हैं हम लोग उनकी हेल्प भी करते हैं अपने एनजीओ के थ्रू। ये मामला आसिम मोहम्मद खान जो एक्स एमएलए एक्स काउंसलर रहे हैं, एक्चुअली हुआ ये है कि मैं एनजीओ चलाता हूँ तो लोग मेरे पास अपने अपने मसले मसलाएं लेके आते हैं। तो 2012 में कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी आसिम मोहम्मद खान की जो ज़मीन जिसमें उन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है वो एक किसी टाइम पे परवेज़ हाशमी साहब ने उसको डीडीए को लैंड लेटर लिखा था कि इसको कब्रिस्तान को दे दी जाए। तो इन्होंने उस लैंड पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, तो उन्होंने कुछ मुझको डॉक्यूमेंट दिए, कुछ मैंने आरटीआई से निकाले। उसके बाद हमें लगा कि नहीं ये इस केस में थोड़ा दम है, तो फिर उसके बाद हमने हाई कोर्ट में इसको डाला। क्योंकि एमएलए और काउंसलर का मामला था तो हाई कोर्ट ने रेफ़र कर दिया इस मामले को लोकायुक्ता को। तो लोकायुक्तों में हमारा 10 साल केस चला और उसने पाया लोकायुक्तों ने कि इनके पास प्रॉपर्टी की प्रॉपर कोई चेन नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्ज्ड हैं और जिनसे खरीदी उनका भी खसरा खतौनी या किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कहीं नाम नहीं है। तो इसको देखते हुए लोकायुक्तों ने इनसे पूछा कि अपनी डॉक्यूमेंट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट पेश करें, तो जिनमें इसके एडवोकेट साजिद भाई और तनवीर वो पेश नहीं कर पाए, जिसको लेके कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी करी और इसको देखते हुए अब ये ऑर्डर पास किया है कि ये एलजी को लिखा है कि इसको जो है डीडीए को वापस इस डीडीए को बोला है कि इस लैंड को वापस लिया जाए। लेकिन कामरान साहब, एक सवाल इसमें बड़ा ये बनता है कि उस पर 3 तरह के मत आते हैं। एक मत आता है जब हमारे दोस्त शिबली भाई ने कहा कि वो जो ज़मीन है जो उनका जू कैफ़े है वो इलीगल है। एक मत इसमें यह है कि जो उनका जो पूरा फार्म हाउस का एरिया है, जो ग्रीनरी है, वो इलीगल है। आप एक बात और आगे की कह रहे हैं कि की पूरी लैंड, चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो जू कैफे हो, तीनों के इलीगल हैं। ये संगीन आरोप लगा रहे हैं। क्या कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया है आपकी बात को? जी, खसरा नंबर 409 पूरा का पूरा ही डीडी लैंड है और ये हमने कोर्ट में साबित किया है। हमने कोर्ट में साबित किया कि ये पूरी की पूरी लैंड जो है डीडी की थी। 91 में जब पहली बार आसिम मोहम्मद खान ने इसमें टेंट गाड़ के कब्जा करने की कोशिश की थी तो एक हेड कांस्टेबल ने सरहते वार के इनको रोका था, उनसे इन्होंने बदतमीज़ी की। उसने जाके डीडी एंट्री करी सरहते वार थाने में। वहाँ से पहला कंप्लेंट इनकी पहले दिन से स्टार्ट थी जब ये उन्होंने पहला टेंट गाड़ने की कोशिश की। उसके बाद ये काउंसलर बन गए, इन्होंने अपना पावर का मिसयूज़ करा, लैंड को बढ़ाते गए। उसके बाद इन्होंने एमएलए बन गए। उसके बाद इन्होंने और ज़मीन बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे इन्होंने अपना वहाँ पर शानदार, उसके बीच में इन्होंने रिवर वैली स्कूल के नाम से इन्होंने बोर्ड लगाया था, लेकिन वहाँ कभी बच्चे नहीं गए। लोगों को लगा कि स्कूल खुल रहा है, लोगों को थोड़ी सी सहूलियत होगी, लेकिन वो स्कूल भी ना खुल के आज की डेट में आप जाके देखें वहाँ पर शानदार आलीशान फार्म हाउस बना के वो अपनी फैमिली के साथ आराम से रह रहे हैं। तो क्या उनकी सुकून की ज़िंदगी आपको या आपकी एनजीओ को पसंद नहीं आई, या जो है वो जो पूरा हिस्सा जो इलीगल जिसको आप बता रहे हैं? क्योंकि आपकी जो एनजीओ की इमेज है वो लोगों के घर को उजड़ने से बचाने वाली है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि उजड़वाने आप जा रहे हैं। सर, हम किसी का घर नहीं उजड़वाने जा रहे। हम ये चाह रहे हैं कि जो लैंड कब्रिस्तान के लिए होनी चाहिए, हमारे इलाके में कब्रिस्तान की वैसे ही बहुत कमी है, वो पूरी की पूरी लैंड अगर डीडीए से अगर कब्रिस्तान के लिए मिल जाती तो इलाके के लोगों को बहुत सहूलियत होगी, बड़ा आराम होगा। और वो जो लैंड उनकी है ही नहीं, वो लैंड उनकी है ही नहीं। 50 गज का कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है उसकी भी चेन होती है, डॉक्यूमेंट होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी पावर का मिसयूज़ करके
अब आदमी को रहने के लिए कोई 4,500 गज की ज़रूरत होती है, आदमी 100 गज के मकान में भी रह लेता है। अब ये एमएलए रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, अब उनको आलीशान एक फार्म हाउस बना के वहाँ रह रहे हैं। हमें उनको रहने से कोई ताल्लुक वो नहीं, अपनी ज़मीन खरीदे कहीं भी लें और लेके वहाँ पर शानदार फार्म हाउस बना के रहें। हमें इससे कोई क्या तकलीफ़ है, ना हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई ज़ाती इख्तलाफ है। लेकिन अब इस मामले में मान लीजिए अगर एलजी साहब कोई फैसला, आपने कहा कि एलजी साहब को लोकायुक्त ने रिफ़र कर दिया है कि वो कोई फैसला ले एलजी साहब, लेकिन एलजी साहब अगर कोई फैसला नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका एक अपना पॉलिटिकल कैरियर है, उनकी बेटी खुद पार्षद हैं, वो खुद विधायक और पार्षद दोनों रह चुके हैं, और उनके जो भाई हैं बड़े, वो खुद गवर्नर हैं, बड़े पद पर हैं, चूँकि सरकार भी बीजेपी की है। अगर लोकायुक्त कोई फैसला नहीं लेता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगले कदम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम अपनी फ़ाइट को जारी रखेंगे। और क्योंकि हमें मालूम है इस केस में कोई दम नहीं है उनकी तरफ से, आसिम मोहम्मद खान की तरफ से, कब तक बचेंगे? आखिर एक दिन इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो खुद ही सरेंडर कर दें और ये ज़मीन आवाम को देके कब्रिस्तान के लिए देने का लिए तैयार हो जाएं। एक चीज़ और आई थी कि बीच में कुछ लोगों ने आपके साथ और आसिफ के साथ मीडिएशन की कोशिश की थी जी, लेकिन क्या वो कोशिश क्यों नाकाम रही, क्या वजह रही? नहीं, मीडिएशन की कोशिश की थी, उन्होंने हमें समझाया था कि जी जो बात आप कह रहे हैं कि वो उसकी लैंड चली जाएगी, 200 करोड़ की लैंड है, वो क्या करेगा और फिर क्या होगा। मैंने कहा सर 200 करोड़ की हो जाए 400 करोड़ की, जो डीडीए की लैंड है वो तो डीडीए की है, प्लस हम चाहते हैं वहाँ कब्रिस्तान बने, तो कब्रिस्तान बनाने के लिए हमारी फ़ाइट जारी है, जारी थी और जारी रहेगी। अच्छा, उसमें उस पूरे केस में एक और नाम है शमशुल खान का, जो बड़े बिल्डर हैं, वो क्या सीन है? भाई इन्होंने कुछ पार्ट ज़मीन का दिखा रखा है कि हमने शमशुल खान से ख़रीदा है, और शमशुल खान का नाम इसमें इसलिए आ रहा है कि शमशुल खान के पेपर में आसिफ खान साहब ने दिखा रखा है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा मैंने शमशुल खान से ख़रीदा है। अच्छा, एक चीज़ और है, लेकिन अगर एक अबुल फजल में कुछ बिल्डिंगें जिन पे सील लगी हुई है और सील लगने के बावजूद इन बिल्डिंगों के बनने का अमल जारी है, तो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भी कामरान साहब का कोई रोल है। नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, ना मैं इस तरीके किसी मसले में पढ़ता हूँ। हम तो जो कोई भी केस आता है, हमारे एडवोकेट कामरान मलिक हैं, हम लोग हैं, हमारी पूरी टीम है, कोई भी अगर ऐसा कोई मैटर आता है पहले हम उसे स्टडी करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं किसी के साथ कोई नाजायज़ ना हो, ना किसी का हम बुरा चाहते हैं, ना किसी के हम ऐसे मसलों में पढ़ते हैं जिसमें हमारा नाम बदनाम हो। लेकिन एक चीज़ और है, एमसीडी के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ओखला में बहुत सारे लोगों ने बिल्डिंगों के जो हाइट्स हैं उसको काफ़ी ऊपर बना रखा है, उन पे भी ये बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है। देखिए, ये तो हमारे इलाके के बिल्डरों को आप अच्छी तरह जानते हैं, बिल्डिंगों के 5-5, 6-6 फ्लोर बना के बेच के भाग जाते हैं, ना उन बिल्डिंगों में मीटर लग पाते हैं, ऊपर से गिराने की तलवार लटकी रहती है। ये तो लेने वालों को सोचना चाहिए कि इतनी हाइट पे हमें मकान नहीं खरीदना चाहिए। अगर लोग अपने ऊंची हाइट के मकान खरीदना बंद कर देंगे तो बिल्डर बनाना बंद कर देंगे। लेकिन बिल्डरों को पता है, यहाँ के लोग पता नहीं किस तरह के हैं कि कहाँ से आके यहाँ पर 5-5, 6-6 मंजिला के मकान खरीद लेते हैं। अब जो खरीदोगे तो बिल्डर बनाएगा। आप लोगों को चाहिए कि वो हाइट के मकान जो 17-17.5 मीटर से ऊपर होते हैं उसके ऊपर 5वीं 6वीं मंजिल को खरीदे ही ना। खरीदेंगे तो बिल्डर बनाते रहेंगे, और जितने बिल्डर बना के बेच के भाग गए हैं, अब बेचारे आवाम परेशान हो रही है, क्योंकि उनको नोटिस आएंगे ही, क्योंकि वो तो एमसीडी का रूल है कि इस ऊपर से इससे ऊपर बिल्डिंग जाएगी तो उसमें डेमोलिशन के ऑर्डर होंगे। अच्छा, एक सवाल और बताएं, ये जो धोबी घाट का मामला है उसमें भी 40 फीट रोड बनने वाली थी, अब विधायक पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने शायद उसमें वो नाकाम रहे, वो क्या पूरा सीन है? ये देखिए, आसिम अपना अमानतुल्लाह भाई ने के भी कुछ लोगों के जानने वालों की ज़मीनें हैं वहाँ पर, तो उन्होंने जो टेम्परेरी कबाड़ी वबाड़ी वहाँ पर, जैसा कि सुनने में आता है, वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ पे कुछ अमानतुल्लाह के जानने वाले लोगों की ज़मीनें थीं, जिसको बचाने के लिए अमानत भाई ने कोशिश की, लेकिन क्योंकि डीडीए का सख्त एक्शन था, ऊपर से ऑर्डर थे, तो उसको टूटने का ऑर्डर हुआ और टूटी भी। और अब धोबी घाट का भी नंबर आ रहा है। वहाँ के लोग, अभी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, सभी लोग जाके अमानत भाई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के जिनके मकान टूटे हैं, बेचारे खुली हवा में रह रहे हैं, लेकिन अमानत भाई उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। जबकि आज कितने दिन हो गए टूटे हुए, कोई उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना काउंसलर जा रहा है, ना एमएलए जा रहा है, वो बेचारे खुली छत पे नीचे रहने को मजबूर है। और जहाँ तक रही वो रोड बनाने की बात,
उन्होंने कोशिश की थी कि वहाँ रोड निकले, लेकिन ये भी सुनने में आया कि इसको भी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, वहाँ से कोई रोड नहीं निकलने वाली अब। अच्छा, एक सवाल और है ब्रीफ में कि इस इलाके में काफ़ी ऐसी लैंड हैं जिस पे रियल कॉज एनजीओ की नज़र है, जो डीडीए की हैं या इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, उस पर भी आप धोबी घाट के आसपास का इलाका हो या इस तरह तुबा कॉलोनी के आसपास का हो, वहाँ पर भी आप लोग कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं? नहीं, उनके लिए हमारे पास कोई आएगा कंप्लेंट लेके या कोई अपना बताएगा तो हम कुछ करेंगे ना। हम अपने सो मोटो हम एक्शन नहीं करते जब तक हमारे पास कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट ना हो। सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम लोग किसी केस में कोई कार्रवाई नहीं करते। अच्छा कामरान साहब, आखिरी सवाल, ये जो रोड जा रहा है हाईवे, उसके नीचे जो नाला बन रहा है उस पर दो मत है। एक मत तो ये है कि वो जो नाले का जो रोड का जो पानी, हाईवे का जो पानी है वो उस नाले में गिरेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, विधायक हो या पार्षद हो, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं, इस नाले को यहाँ से जोड़ा जाएगा। जी देखिए, इस मामले में मेरी ज़्यादा मालूमात नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।